नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से राजस्थान में राजनीतिक रार चल रहा है, उसके बाद इसके अंदर तमाम मोड़ ऐसे आ रहे हैं जिससे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पहले आज ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई सचिन पायलट के ग्रुप की तरफ से पृथ्वीराज मीणा के द्वारा, और उन्होंने पार्टी बनाने की मांग की थी केंद्र सरकार को। इसको हाई कोर्ट ने मान लिया और उसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला भी दे दिया, जो कि अंतरिम फैसला है। और उसमें यह कहा कि अभी स्पीकर के किसी भी एक्शन के ऊपर स्थगनादेश रहेगा, यानी कि स्पीकर किसी भी प्रकार का अयोग्यता का नोटिस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि फैसला अंतिम तौर पर स्पीकर को ही लेना है, लेकिन जब तक निर्णय नहीं आ जाता कोर्ट का तब तक ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये वही बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को सोमवार तक के लिए टाल दिया था। अभी सुनवाई चल रही है हाईकोर्ट में। उसके अलावा एक और याचिका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डाली गई, जिसमें बीएसपी के जो 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराने का ड्रामा किया था अशोक गहलोत ने। अब उस पर सवाल उठाए गए हैं और मांग की गई है कि इसमें जो स्पीकर का फैसला था वो एक तरीके से अवैध था, पक्षपातपूर्ण था और कांग्रेस के पक्ष में था, इसलिए उसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। यानी कि स्पीकर सीपी जोशी के ऊपर अब दो धारी तलवार चलने वाली है। एक तरफ उनका अयोग्यता के नोटिस पर चर्चा हो रही है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर टिप्पणी करेगा कि क्या किसी स्पीकर को इस तरीके से संविधान को अपने हिसाब से व्याख्यायित करने या तोड़ने मरोड़ने की इजाजत दी जा सकती है, क्या उसको तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाने की इजाजत दी जा सकती है। वही दूसरी तरफ जिस तरीके से बीएसपी के विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने याचिका लगाई है, उससे बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी खुश हुई होगी और वो भी चाहेंगी कि इस मामले में वो पार्टी बने। और केंद्र सरकार की तरफ से जो मामले में दखल की बात की गई थी सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से, उसमें अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। यानी कि वो भी बताएंगे कि जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है उसके अंदर जो दल बदल कानून का जो प्रावधान रखा गया है उसमें किस तरीके से केंद्र अपनी बात रखता है, जिससे सीधे तौर पर सीपी जोशी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। वही दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर आज अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था। राज्यपाल से कहा था कि वो पूरे विधायकों की परेड कराना चाहते हैं राजभवन में। इसको लेकर राज्यपाल ने स्पष्ट कह दिया कि आप अगर अकेले मिलना चाहते हो तो आप आ सकते हो, लेकिन इतनी भीड़ को लेकर आना राजभवन के कर्मचारियों और मेरे खुद के लिए कोरोना के इस मामले में ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत से विधायकों को कोरोना पीड़ित भी बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में राजभवन में इनकी भीड़ लेकर आना उचित नहीं है। साथ ही साथ अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि वो उन्हें सत्र बुलाने की भी मांग कर रहे थे। इसको लेकर भी राज्यपाल ने कहा कि अभी कोरोना जैसी महामारी के चलते सत्र बुलाने का जो आपका विचार है वो ठीक नहीं है, इस पर बाद में विचार करेंगे। इसको लेकर बाद में बाहर आकर फेयरमाउंट होटल के बाहर आकर अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो कुछ कहा वो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है, बहुत ज़्यादा विवादास्पद है। दरअसल अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर, केंद्र सरकार के दबाव में आकर बात कर रहे हैं। उन्हें अपना निर्णय में उचित तरीके से संविधान की जो शपथ उन्होंने खाई है उसके तहत कार्य करना चाहिए और सत्र बुलाने की अनुमति देनी चाहिए, हमें मिलने की अनुमति भी देनी चाहिए। अगर राज्यपाल ऐसा नहीं करते हैं और जनता अगर राजभवन को घेर लेती है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। जनता इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देख सकती और इसी के विरोध में वो राजभवन को घेर सकती है। यानी सीधे तौर पर राज्यपाल को धमकी देने का काम किया है अशोक गहलोत ने। ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत अपनी सरकार गिरने के डर से इतने ज़्यादा बौखला गए हैं। पहले तो वो सचिन पायलट को निकम्मा और नकारा कहते हैं और अब खुले तौर पर राज्यपाल के ऊपर दबाव में काम करने वाला और राजभवन को जनता द्वारा घेरने की धमकी देते हुए वो नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक योजना बना रखी है और उसके तहत वो राज्यपाल पर दबाव बनाने के लिए, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजभवन को घेरने का ड्रामा कर सकते हैं। इसको लेकर अब केंद्र सरकार भी इस पर ध्यान दे रहा है और ये देख रहा है कि राजस्थान की परिस्थितियां किस तरीके से आगे चल रही हैं। और अगर ये सब होता है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इस मामले को संज्ञान में लेंगे कि जब राज्यपाल ने ये कहा था कि आप पूरी भीड़ लेकर राजभवन नहीं आइए, तब अशोक गहलोत ने धमकी भरे शब्दों में ये क्यों कहा कि राजभवन को घेरा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में दोगलापंथी करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि अभी भूमि पूजन करने की क्या जरूरत थी, सोशल
डिस्टेंसिंग चल रही है और ऐसे में वहां पर लोगों का जुटना एक तरीके से कोरोना महामारी के तौर में ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों की परेड कराना चाहती है, राजभवन के जो कर्मचारी हैं उनकी जिंदगी को जोखिम में डालना चाहती है। 125 लोगों के करीब की भीड़ ले जाकर वहां पर, जिसमें 106 वो विधायक बता रहे हैं और बाद में उनके साथ उनके कुछ पीए वगैरह भी चलेंगे। तो सीधे तौर पर 100-125 लोग अगर राजभवन जाएंगे तो राजभवन में राज्यपाल के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल सकते हैं और वहां के कर्मचारियों को, जिसकी वजह से राज्यपाल ने कहा था कि इतनी भीड़ लेकर आपको आने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मिलना है तो आप अकेले आकर मिल सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत को यह लग रहा है कि अगर वो किसी तरीके से वहां परेड कराएंगे तो राज्यपाल इससे दबाव में आ जाएंगे और हो सकता है उन्हें वो बहुमत सिद्ध करने या बहुमत को मान लेने का भी आदेश दे दे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाईकोर्ट में जिस तरीके से पेचीदगियां फंस गई हैं, अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को नकारते हुए कोर्ट ने जो फैसला अपना बरकरार रखा कि अभी स्पीकर इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, किसी भी तरीके की कार्रवाई इन विधायकों के ऊपर नहीं कर सकते हैं, तो ये बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए। और उसके बाद जिस तरीके से 2 याचिकाएं इसमें, एक तो पहली याचिका थी पृथ्वीराज मीणा की जिसमें केंद्र सरकार को पार्टी बनाया गया था और पार्टी बनते ही केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से अपनी दलीलें रखने के लिए वकील को भेज दिया। ये बहुत बड़ा झटका लगा जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही थी। कांग्रेस को ये लगता था कि अभी मामला सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में रहेगा, लेकिन अब चूंकि तीसरी पार्टी इसमें केंद्र सरकार भी आ गई है, केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी कि किसी भी स्पीकर को इस तरीके से मनमानी करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। कानून की व्याख्या केंद्र की तरफ से भी की जाएगी जो कि कांग्रेस के लिए सरदर्दी बढ़ाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ सतीश पूनिया जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उनका एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने उस बयान के माध्यम से अशोक गहलोत की नींद हराम कर दी है। दरअसल सतीश पूनिया ने कहा है कि अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो सचिन पायलट भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ऐसा इतिहास में देखा गया है कि जो छोटी पार्टियों के नेता होते हैं, परिस्थितियां बदलने पर उनके पास भी मुख्यमंत्री बनने का मौका होता है। उन्होंने कहा हालांकि हम इस पूरे मामले में अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, हम तो केवल संभावनाएं बता रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 6 विधायकों की जो मर्जर हुआ था कांग्रेस के अंदर, जिन्हें शामिल किया गया था, जिसका विरोध मायावती ने खुलेआम किया था और इसको लेकर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा से लेकर सोनिया तक पर निशाना साधा था। बाद में भी इसी बात को लेकर मायावती ने यह तक कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि वो जिस तरीके से अवैध काम कर रही है वो उचित नहीं है, संविधान के दायरे में नहीं है। उससे मायावती को भी एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वो भी शायद अपना इसमें पक्ष रख सकती है कि किस तरीके से उनकी पूरी की पूरी पार्टी के जो विधायक थे उनको दल बदल कानून को धथा बताते हुए कांग्रेस में शामिल करा लिया गया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ। अशोक गहलोत जब पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने यही काला जादू किया था और इस तरीके से अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब यहाँ पर संभावना अगर देखी जाए कि अगर हाई कोर्ट इस पक्ष में फैसला देता है जिसमें बीएसपी के विधायकों की जो कांग्रेस में शामिल होना है उसको अगर गलत मानता है तो सीधे तौर पर कांग्रेस जो आज गिनती बता रही है उसमें से 6 विधायक कम हो जाएंगे। कांग्रेस आज अपने विधायकों की संख्या 88 बता रही है लेकिन वो 82 पर सिमट जाएगी। और दूसरी तरफ बीटीपी पार्टी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी भी जिस तरीके से दबाव में अभी अशोक गहलोत के साथ खड़ी हुई है उससे एक और संदेश जा रहा है कि वो लोग भी अपने आप को इस पूरे घटनाक्रम से अलग कर सकते हैं और वैसी स्थिति में 8 विधायकों का सीधे तौर पर अशोक गहलोत को नुकसान होगा। जबकि दूसरी तरफ सचिन पायलट खेमे का ये मानना है कि अभी भी उनके 8 से 10 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं अगर उन्हें फेयरमाउंट होटल से बाहर निकलने का मौका दिया जाए। और इसके संकेत आज फिर से देखने को मिले जब एक विधायक अपने सीने में दर्द की शिकायत को लेकर फेयरमाउंट होटल से अस्पताल पहुंच गए। ऐसा लगता है कि वो वहां से बच निकलने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये देखा जाता है नेताओं को सीने में दर्द तभी होता है जब वो किसी चीज का बहाना कर रहे होते हैं या उस परिस्थिति से बाहर भागने की कोशिश में लगे होते हैं। तो ये संदेश जो दिया है वो भी गुर्जर समुदाय के विधायक हैं जिससे अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई और यही वजह रही कि उन्होंने आनंद फानंद में राज्यपाल से मिलने का समय मांगा और उसमें मांग की कि वो अपने विधायकों को लेकर आना चाहते हैं, जिस पर राज्यपाल ने स्पष्ट इनकार कर दिया और उन्होंने कह दिया कि भीड़ भाड़ से मैं दूर रहना चाहता हूं, आपको अकेले मिलना है तो मिल लीजिए। यही वजह रही कि अशोक गहलोत के स्वर एकदम से बदल गए और वो राज्यपाल को नसीहत देते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि कोरोना महामारी को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक तौर पर इस तरीके की चीजें होना ये उचित नहीं है, संविधान की हत्या होना ठीक नहीं है
और राजनीतिक तौर पर ये जो नंगा नाच चल रहा है इसको भी रोके जाने की जरूरत है। यानी आप शब्दों पर ध्यान दें तो अब जो शब्दावली है अशोक गहलोत की वो बता रही है कि वो पूरी तरीके से खिसिया चुके हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जल्दी ही उनके पक्ष में विधायकों को अयोग्य न ठहराया गया या फिर सदन का सत्र नहीं बुलाया गया तो निश्चित तौर पर उनका सरकार में बने रहना अब पूरी तरह से मुश्किल हो चुका है। और ऐसी स्थिति में अगर मौका मिलता है तो जो और विधायक उनके साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं, अगर उन्होंने इस्तीफे देने शुरू कर दिए तो कांग्रेस की जो सरकार है वो गिर जाएगी, क्योंकि 19 विधायक तो पहले ही कांग्रेस के जिनके ऊपर याचिका लगी हुई है, जिनके खिलाफ याचिका लगाई थी सीपी जोशी के वकील ने और महेश जोशी की तरफ से भी उसमें अपना पक्ष रखा गया था, अगर वो है और उसके अलावा 4 लोगों के वो समर्थन की बात कर रहे हैं, 4 निर्दलीयों के, तो 23 का आंकड़ा वहां पहुंच जाता है। और उसके बाद अगर इस तरीके से कांग्रेस से आधा दर्जन विधायक भी अगर इस्तीफा देते हैं तो कांग्रेस का जो टोटल संख्या है वो कम हो जाएगी। और उसके बाद अगर किसी तरीके से विधायक इस्तीफा देकर भी अलग हो जाते हैं तब भी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के कुल विधायकों से कम हो जाएगी। कांग्रेस अभी भी जो बहुमत का आंकड़ा छूने की बात कर रही है उसमें वो 10 निर्दलियों को अपने साथ होने का और 6 बीएसपी विधायकों को अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं, जबकि 6 बीएसपी विधायकों को लेकर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। और दूसरी तरफ जो निर्दलीय हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता, ये पूरा देश जानता है, भारत की राजनीति में सभी जानते हैं कि जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी निष्ठा किसी भी पार्टी के प्रति पूर्णकालिक नहीं होती है। वो जब चाहते हैं अवसर देखकर अपने फायदे के लिए कभी भी पाला बदलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से अशोक गहलोत की सरकार इस समय पेंडुलम बन गई है, कभी ऐसा लगता है कि बच गई और कभी ऐसा लगता है कि गिर गई। तो इसी स्थिति से अब निपटने के लिए जो राज्यपाल कर रहे हैं, जो हाईकोर्ट कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उसी पे सारा का सारा दारोमदार है। लेकिन निश्चित मानिए कि ये ज़्यादा दिन की सरकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत।